chapter number 27. आवाज आ रही है यार? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। चैप्टर नंबर 27 को डिस्कस करना था और उसमें आपका आज का टेस्ट भी है, तो जल्दी जल्दी पहले आपको एक उसका ओवरव्यू दे दूं। यार 1 मिनट ना, जरा कॉल को डिस्कनेक्ट करें। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 27 जो था, इट वाज रिलेटेड टू द मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है सबसे पहला पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इट विल बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो बुनियादी चीजें होती हैं जो एक जानदार के जिंदा रहने के लिए इंतहाई अहम रोल प्ले करती हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और द सेकंड वन इज द नॉन रिन्यूएबल, और फर्स्ट वन इज द रिन्यूएबल एंड अदर इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन बी रिसाइकल्ड, दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, और दे कैन नेवर बी डिप्लीटेड। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और they cannot be recycled, they can be depleted, they can be depleted। और ये है, और इसमें आपके पास जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसमें आपने एयर, वाटर और लैंड की बात करनी है। लैंड में आपको सॉइल की डेफिनेशन आनी चाहिए, और जनरल ये जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बुनियादी तौर पर जो चीज़ें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करनी थी, इसमें एक मैन इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट है जिसमें 3 डेफिनेशंस आती हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नंबर 2 पॉपुलेशन जो है आपके पास
प्रेशर करना है आपने। पॉपुलेशन प्रेशर ये होता है कि आपके पास जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है रिसोर्सेज की मिकदार में कमी आती जाती है। इंक्रीज डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन या शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन प्रेशर। और अल्टीमेटली जब आपके पास पॉपुलेशन का प्रेशर इंतहाई बढ़ जाता है और फिर आप के पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज population explosion. That is called as population explosion. फिर आपने इसमें एक एरिया आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन। ये जो डिफोरेस्टेशन है इसमें रिमूवल ऑफ द ट्रीज है। आपके पास ऐसी जगह के ऊपर जहां पहले दरख्त मौजूद है और वहां से आप दरख्तों की कटाई शुरू कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज डिफोरेस्टेशन। और आपके पास जब यकीनन आप दरख्त काट देंगे तो फिर आपके एनवायरनमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, आपको पता लगा कि नहीं यार ये तो काम गलत हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रीज इन दोज एरियाज वेयर द प्रीवियस फॉरेस्ट वाज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज रिफॉरेस्टेशन। और अगर ऐसा एरिया जहाँ कभी दरख्त है ही नहीं और वहां आप जो है ट्री प्लांटेशन करना चाह रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए फॉरेस्टेशन। नीचे आपके पास एक टॉपिक और भी इसी से रिलेट करेगा दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो उसको भी आपने ध्यान से लिखना है। उसमें सारे फीचर्स लिखने हैं इम्पोर्टेंट। फॉरेस्ट की अहमियत के बारे में, वुड प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर बफर का काम करते हैं। आपके पास उसके बाद इन्वायरमेंटल, फूड और क्लाइमेट का सोर्स देते हैं। ये फूड और क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का बनते हैं। ये बुनियादी तौर पे ये जो चीजें हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। फिर एक टेबल बना हुआ था आपके पास पेज नंबर 269 है या 70 के ऊपर, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें रीजंस फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, वो आपने उसको डिस्कस करना है। लेकिन दरमियान में कभी कभार ये एक टॉपिक आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। एनर्जी एनर्जी में जो हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है या टाइडल पावर्स हैं और विंड पावर्स, इनको भी आपने जरूर देखना है क्योंकि सामने ये हैं तो अनइम्पोर्टेंट लेकिन बाजूकात ये आपके पास जो है ना ये आ जाता होता है। एनर्जी की जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप अपने फॉसिल फ्यूल के जरिए जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, these are the dead remains of the plants and animals buried deeper into the soil as well as into the seas now. आवाज क्लियर है आपको अब? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक, क्योंकि इसमें मुझे आइडिया नहीं होता कि आवाज जा रही है या नहीं जा रही, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए पॉज ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट आपके पास जो इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग टॉपिक्स हैं दैट विल बी, जो आपने कट रही है तो कट रही है, तो वो सिग्नल्स का इशू है ना, उसमें मुझे सोल्यूशन भी साथ बताया करो। पोल्यूशन, आप पोल्यूशन की बात करेंगे तो एनीथिंग विच बिफाउल्स द एनवायरनमेंट या बीफाउलिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। और वो तमाम तर चीजें जो एनवायरनमेंट को बीफाउल करती हैं दीज आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। पोल्यूशन आपके पास एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एनवायरनमेंट में तीन मेजर चीजें हैं जो कि पोल्यूट होती हैं। नंबर एक आपकी एयर है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जिसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। नंबर दो हाई आपके पास इक्वेटिक पोल्यूशन जिसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और नंबर तीन आपके पास जो है वो लैंड पोल्यूशन है जिसे आप सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। बीफाउलिंग ऑफ
द एनवायरनमेंट जो है उसमें अगर आप एयर एनवायरनमेंट की जगह एयर का जिक्र कर लेंगे, बी फाउलिंग ऑफ एयर, तो दैट इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। अगर आप उसमें लैंड लगा देंगे, बी फाउलिंग ऑफ लैंड, तो दैट इज कॉल्ड एज लैंड पोल्यूशन। और अगर आप उसके अंदर जो है सॉइल लगा देंगे तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूशन। पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं? तो अगर सबसे पहले एयर पोल्यूशन की बात करें तो उसमें ओजोन डिप्लीशन आ जाती है। हमारी ये जो जमीन है इससे 10 to 50 किलोमीटर अबव आपके पास एक लेयर पाई जाती है, that it's called as the ozone, and this ozone जो है it is responsible for the filtration of the harmful rays, ultraviolet rays, जो आपकी जमीन तक नहीं आने देती। इंसान क्या कर रहा है कि एयर पोल्यूशन की वजह से ये जो आपके पास ओजोन है इसके अंदर डिप्लीशन हो रही है। खास तौर पे ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं दे कैन रिएक्ट विद द ओजोन, जिसके नतीजे में आपके पास जब ये रिएक्शन होता है तो आपके पास ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पैदा होती है। सो नतीजतन ओजोन के अंदर जो है वो होल हो जाता है, और जब ओजोन में होल हो जाता है तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो अल्टीमेटली वहां पे जो होल पैदा हो रहा है, होल क्रिएट हो रहा है, और उस होल से फिर ये अल्ट्रावायलेट रेज जमीन पे आती हैं। तो नतीजतन ये नंबर एक तो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन रही है, नंबर दो आपके पास ये जो गैसेस हैं, ये आपके पास जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस हैं इसकी वजह से ओजोन होल जो पैदा हुआ वो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आती हैं। नीचे आके आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, स्किन के ऊपर, एनिमल्स और ह्यूमन स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो कैंसर कॉज करती हैं। कैटरेक्ट्स इन ह्यूमन, इंसानी आंख का मोतिया पैदा करती हैं। इट कैन आल्सो इफेक्ट द क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज, इवन के आपके पास जो मेरीन प्लैंक्टन्स हैं उनको भी ये डिस्टॉर्ट कर रही हैं, समुद्री पानी। उसके अलावा आपके पास दूसरा आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट विल आल्सो बी एन इफेक्ट ऑफ। सवाल यहाँ पे इससे रिलेटेड आया जनाब कि ये इन्वायरमेंटल बफर कैसे होते हैं फॉरेस्ट। तो आपको बताता चलूं कि बेटे बफर उस चीज को कहते हैं जो किसी भी चीज की में ये जो आपके पास पीएच है मीडियम की, उसको मेंटेन करते हैं। तो आपके पास ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो इन्वायरमेंट की पीएच होती है ना उसको मेंटेन करते हैं, इसलिए इन्वायरमेंटल बफर्स कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बुनियादी तौर पे ग्रीन ग्लास को यूज किया जाता है टू मेंटेन द इनसाइड द टेम्परेचर, और आप उसके अंदर फिर अपनी मर्जी की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो हम एयर पोल्यूशन है उसमें जो हमारे एग्जॉस्ट हैं फैक्ट्रीज के या ऑटोमोबाइल्स के, ऑटो व्हीकल्स के, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो रही है, और एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होके एक लेयर बना रही है जो कि उस ग्रीन ग्लास का काम करती है। ये क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पे तो आने देती है, लेकिन जब वो रेज जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने लगती हैं तो ये उन रेज को ट्रैप करती है और वो नीचे जमीन पे रह जाती हैं, जिसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। आपके पास फ्लडिंग आती है, फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं, ग्लेशियर आइस कैप मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आपका इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। आपके पास ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है, लेड कंपाउंड्स आ जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और आगे फिर इसके सोर्सेज भी आपको पता होना चाहिए। जो स्प्रेज होती हैं, एरोसॉइल स्प्रेज, फोम्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड रेफ्रिजरेंट्स के अंदर ये पाई जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पावर स्टेशन, ये जहाँ बिजली पैदा होती है और जहाँ फॉसिल फ्यूल जलते हैं, कंबस्शन ऑफ लेड पेट्रोल से लेड के कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। इसी तरह एक तीसरी टाइप भी है, ये जो इफेक्ट है आपके पास एयर पोल्यूशन का, दैट इज एसिड रेन। उस एसिड रेन में क्या होता है कि ये जो हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन यूज करते हैं, ये ऑक्साइड एंड सल्फर जो हैं ये एयर सस्पेंडेड हो जाते हैं, और जब पानी बारिश रेन होती है तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है दे रिएक्ट विद द रेनी वाटर टू चेंजेस इनटू द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। और वो रेन जो होती है जिसके अंदर ये फिर एसिड बन जाता है, उस रेन को कहते हैं एसिड रेन। ये एसिड रेन जो है ये जब जमीन पे गिरती है तो डैमेजेस लैक्स, फार्म्स एंड फॉरेस्ट
आपके ड्रेनेज को, ये जो सिस्टम है एसिड ड्रेन वाटर जो है ये ड्रेन थ्रू द सॉइल वाटर, जिससे न्यूट्रिएंट्स खास तौर पे कैल्शियम और पोटाशियम जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट आल्सो किल्स डीकम्पोजर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट पॉइजन्स एंड को मिलता है। आपके पास अगर यही एसिड रेन किसी मोनूमेंट्स पे गिर जाए जो कि आपके पास मार्बल का बना हुआ है, तो वहां पे फिर स्टोन कैंसर का बाइस भी बनता है। इसी तरह वाटर पोल्यूशन है, बी फाउलिंग ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। और जिस चीजें वाटर को पोल्यूट करती हैं उन्हें वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। आपके पास सीवेज को, अगर आप सीवरेज को इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करेंगे यानी उसे रिसाइकल नहीं करेंगे, तो वो वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है। अंदर के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड डिटर्जेंट होती है, अगर ये पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो ये वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है। यानी दो तरह से वाटर पोल्यूट हो सकता है, एक इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ सीवरेज, और दूसरा जो है वो ऑयल एंड डिटर्जेंट्स जो है। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम्स आ जाते हैं। अ, ये जो यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम्स आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, यू हाई रेट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो होता है, फैक्ट्रियों का फजला जो होता है, कारखाना जो होता है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोल्यूशन। किसी हद तक ये जो आपके पास इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, ये भी वाटर पोल्यूशन का जो है वो बायस बनते हैं। उसमें से भी ये भी वाटर पोल्यूशन का जो है वो बायस बनते हैं। फिर ये जो आपके पास एक आखिरी टॉपिक आता है किताब के अंदर, दैट विल बी हेल्थ एंड डिजीजेस। दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट। अगर आपका जो होम्योस्टेसिस है ये नॉर्मल है और एक मुस्तकिल रफ्तार से चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ। और अगर इसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो देन इट इज कॉल्ड एज डिजीज। इसके नीचे जो कॉजेज हैं वो जरूर आपको आनी चाहिए कि डिजीजेस की कई कॉजेज हैं। जेनेटिक हेरिटेबल हो सकती हैं, इन्फेक्शियस हो सकती हैं, बुढ़ापे की वजह से हो सकती हैं, फिजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, मेटाबॉलिक हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अबाउट द चैप्टर नंबर 27? कोई सवाल है तो आप पूछ लें। चैप्टर नंबर 27 से कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, हेलो। नहीं सर, क्लियर है। ओके, किसी और बच्चे का कोई सवाल? नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 23। तो कल आपके साथ डिस्कस कर दिया था 24 के ऊपर। अजान हो रही है, जरा 1 मिनट रुक जाए। जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होती है? ग्रेजुअल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम टू फॉर्म ए न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। और ये जो एवोल्यूशन है इसके बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और दूसरा है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आपके पास जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, इस पे जो फॉलोअर्स हैं दैट विल बी एन अरिस्टोटल वगैरह जो हैं, और लीनियस वगैरह, ये कहते हैं कि जो लाइफ जिस हालत में पाई जाती है ये सच इसी तरह बनाई गई थी और इसी तरह ये जो है एनवायरनमेंट के अंदर अभी हमारे प्लेनेट पे मौजूद है।
लेकिन जो दूसरे लोग हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाले, जिसमें आपके पास चार्ल्स डार्विन और लामार्क का नाम आता है, ये लोग कहते हैं कि नहीं, देयर विल बी ए ग्रेजुअल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसके नतीजे में नए नए जानदार जो हैं वो पैदा हुए। आपके पास इस चैप्टर के अंदर हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर ही फोकस करना है, और एंट्री टेस्ट के लिए और बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आपने ये जो टेबल एक बना हुआ है, लीनियस, लामार्क, माल्थस, कुवियर, लायल, डार्विन और मेंडल वाला, इनकी कंट्रीब्यूशंस जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। आपके पास ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये इसके मुताबिक आपके पास सबसे पहले जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट है। दैट वाज नॉट अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वाज वन ऑफ द प्रोकैरियोट। वो प्रोकैरियोट्स हैं, और वो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के जरिए बने हैं। और ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होती है? ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वही सिलसिला है जो पार्ट वन में आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, कि दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टिल टू द इंडिविजुअल तक जो बात जाती है, उसी को आप जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर आपके पास ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से आपके पास जो है वो ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से इंडिविजुअल, उसमें दैट विल बी अ फर्स्ट प्रोकैरियोट। और उस फर्स्ट, और ये काम जो हुआ था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाला, ये आज से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इन द हाइड्रोथर्मल वेंट हुआ था। और ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, ये क्या हैं? ये हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म पानी के चश्मे होते हैं, जो कि आपके पास सीज में, रीजन्स में पाए जाते हैं, समंदर में, जहाँ का टेम्परेचर जो है ये अप्रोक्सीमेटली अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि ये जो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने, इसके बारे में दो हाइपोथेसिस दिए जाते हैं। एक को कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड हाइपोथेसिस, और दूसरे को कहते हैं एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस। ये जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड हाइपोथेसिस है, इसमें वो कहता है कि आपके पास ये जो प्रोकैरियोट की जो मेम्ब्रेन है, इसने इनसाइड द फोल्ड्स, इन फोल्डिंग्स बनना शुरू हुई, और वो इन फोल्डिंग्स पे सेल मेम्ब्रेन से अलग हुई। और अलग होने के बाद जब वो साइटोप्लाज्म में आती हैं, तो फिर हर जो इनफोल्ड है वो अलग से एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स का काम करती है, जिसे आप मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड हाइपोथेसिस कहते हैं। जबकि जो दूसरा हाइपोथेसिस है, दैट विल बी कॉल्ड एज एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस। इसमें वो कहता है कि डिफरेंट आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उन्होंने आपस में सिम्बायोसिस शो की फॉर देयर सर्वाइवल, और उस सिम्बायोसिस के नतीजे के अंदर जो है ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो आपके पास जब एक जानदार सिम्बायोसिस को शो करते हुए दूसरे जानदार के अंदर एंटर होता था, तो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस छोड़ के वो उसके ऑर्गेनेल के तौर पे काम करता था। तो फिर उसके नतीजे में वो ऑर्गेनेल्स बन गए, और फिर ये यूकैरियोट्स जो हैं वो बने। आपके पास जो ला एवोल्यूशन पे ज्यादा काम हुआ है, वो आपके पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट विल बी अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, गिवन बाय द आपके पास जो है, इसका नाम क्या था, जेबी लामार्क, दैट इज जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क। इसने 1809 में आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था। और इसका जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय लामार्क है, ये कहती है आपके पास कि जनाब दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। एक यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन, यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन्स, और दूसरा वो कहता है कि जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनहेरिटेड हो जाते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन में वो कहता है कि ऑर्गन है, उसको अब जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना बिल्ड करता जाएगा, और एक ऑर्गन है जिसको आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे, वो जितना कम इस्तेमाल करेंगे अल्टीमेटली वो डिमिनिश हो जाएगा। इसमें वो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ ब्लैक स्मिथ की एग्जांपल देता है, जिराफ की एग्जांपल देता है, नेक की, कि वो ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं तो डेवलप हो जाते हैं। स्नेक्स के पाँव की एग्जांपल दी जा सकती है कि उसका इस्तेमाल कम हुआ तो वो डिमिनिश हो गए। साथ ही ये कहता था कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये अगली नस्ल में इनहेरिटेड भी होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो रिसर्च में पता चलता है, तहकीक से पता चला कि नहीं जनाब, इनहेरिटेड कैरेक्टर सिर्फ वही होते हैं जो मियोटिकली जेनेटिक क्रोमोसोम्स, डीएनए के जरिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पास ऑन होते हैं। तो ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था कि इनहेरिटेड नहीं होते एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो इसकी जो थ्योरी थी ना वो डिस्कार्ड हो गई।
फिर दूसरी थ्योरी जो है वो चार्ल्स डार्विन ने आपको दी। डार्विन ने बुनियादी तौर पे ये नेचुरलिस्ट था। इसने सबसे पहले क्या किया था, स्टेप बाय, अगर आपको पांच छह बातें इसकी बता दूं तो वो कुछ यूं है कि सबसे पहले ये इंग्लैंड में पैदा हुआ। इसने इंग्लैंड के अंदर रहते हुए जो नेचर थी, वो फौना एंड फ्लोरा, पौधे और जानवर, उनको डिस्कवर किया। और उसने देखा कि यूरोप के अंदर पाए जाने वाले जानवर और पौधे जो हैं वो एक दूसरे के से फीचर्स के अंदर मुख्तलिफ हैं। तो ही सेड दैट कि जी हाँ, रीजन चूंकि मुख्तलिफ हैं यूरोप के, इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, इसलिए ये जानवर और पौधे भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने इसने क्या किया कि एक बहरी सफर किया था वॉयज ऑफ बीगल के जरिए, और ये सफर करता हुआ साउथ अमेरिका आया। तो साउथ अमेरिका का भी कंपैरिजन जब यूरोपियन फाना एंड फ्लोरा से किया तो दैट वाज अगेन टोटली डिफरेंट। अगेन ही सेड दैट एनवायरनमेंट प्लेज अ रोल। तो दोनों जगहों का, साउथ अमेरिका का और उसका जो सिस्टम है आपके पास इंग्लैंड का, वो मुख्तलिफ है, हैबिटेट एनवायरनमेंट, इसलिए ये स्पीशीज मुख्तलिफ हैं। फिर इसने साउथ अमेरिका कोस्टल एरिया जो है उसका सफर किया, और चलते चलते ये एक आइलैंड के ऊपर पहुंचा, गैलापागोस। और वहां ही वाज कंफ्यूज दैट ये गैलापागोस का जो इन्वायरमेंट है वो साउथ अमेरिका का जो मेन इन्वायरमेंट है उससे टोटली मुख्तलिफ है। इसके ख्याल में दोनों जगहों का फाना एंड फ्लोरा आपस में मुख्तलिफ होना चाहिए था। हिज प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशंस थी वो यही थी। लेकिन ही सेड दैट कि जो गैलापागोस का फाना एंड फ्लोरा है उसमें बहुत सारी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि मिलती जुलती हैं आपके पास साउथ अमेरिकन फाना एंड फ्लोरा के साथ। दैट वाज अ पजलिंग सिचुएशन, सो ही वाज कंफ्यूज्ड। वहां से फिर इसने क्या किया, ही कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द फिंचेस। ये चिड़िया नुमा परिंदे होते हैं। तो 13-14 सैंपल इसने इकट्ठे किए थे मुख्तलिफ फिंचेस के। और देन ही कलेक्टेड दी सैंपल्स और केम बैक टू द साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से ये फिर जो है वो यूरोप में आया। तो यूरोप में आके फिर इसने जब रिसर्च की और इसको गौर से देखा तो ही कंक्लूडेड दैट कि जनाब ये तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपके पास जो है ये साउथ अमेरिका में जो गैलापागोस आइलैंड है, ये किसी दौर में पार्ट था साउथ अमेरिका का। लेकिन इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जिसके नतीजे में समंदर जो है वो जियोग्राफिकल बैरियर बना। और उस इन्वायरमेंटल चेंज के दौरान जब कुछ फाना एंड फ्लोरा गैलापागोस मुंतकिल हुआ, तो गैलापागोस में नए इन्वायरमेंट की वजह से उस फाना एंड फ्लोरा ने अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाई, एडेप्टेशंस लाई फॉर देयर सर्वाइवल एट गैलापागोस। और उसके बाद फिर जो है जब ये वो एडेप्टेशंस आई, अब हम जब इन एडेप्टेशंस के साथ इस फाना एंड फ्लोरा को मेन फाना एंड फ्लोरा के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ नजर आती हैं। तो यहाँ से पता चला कि इन्वायरमेंट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। जब भी किसी जगह के इन्वायरमेंट में तब्दीली आएगी तो उस नए माहौल के साथ एडजस्ट करने के लिए जो जानदार होंगे वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। चेंजेस आर कॉल्ड एज एडेप्टेशंस। उन एडेप्टेशंस की वजह से जो नए जानदार पैदा होंगे वो अपने इंसेस्टर से कुछ हद तक मुख्तलिफ हो जाएंगे। यहाँ से फिर उसने अपने पास दो पॉइंट्स दिए थे अपनी थ्योरी के। एक को कहते हैं डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन, और दूसरे को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। तो डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन में वो कहता है कि हर आने वाली नस्ल जो होती है उसको चूंकि एक नया एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है, लिहाजा उसके साथ वो अपने अंदर कुछ तब्दीलियां ला जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से, इंसेस्टर से मुख्तलिफ हो जाती है। दैट इज डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन। और ये जो मॉडिफिकेशन आती हैं, ये जो एडेप्टेशन आती हैं, ये सिर्फ उन्हीं जानदारों में आती हैं जिनको नेचर सिलेक्ट करती है। अगर नेचर सिलेक्ट नहीं करेगी तो फिर उस जानदार के अंदर उन एडेप्टेशन का आना पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। इस नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन को एक्सप्लेन कर किया था उसने तीन पॉइंट्स में। नंबर एक, ओवर पॉपुलेशन। कि सबसे पहले जब इन्वायरमेंट फिजिबल होता है तो जानदार की तादाद में जो है वो इजाफा होता है। जब इजाफा होता है तो फिर जब साथ ही माहौल चेंज होता है या इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कम होते हैं तो पॉपुलेशन में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, कम्युनिटी के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। तो कम्युनिटी या पॉपुलेशन में सिर्फ वो जानदार एग्जिस्ट करना कर सकते हैं जो कि
अपने जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल में सिर्फ वो कामयाब होते हैं जो फिट होते हैं, जो ताकतवर होते हैं। अगर वो जो फिट और ताकतवर नहीं होंगे वो स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। अगर स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे तो उनका जीना, उनका जिंदा रहना मुश्किल है। नतीजतन वो स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी और नई स्पीशीज जो है वो बन जाएंगी। अब ये सारा जो डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट। इसमें जेनेटिक्स का, इसमें मियोसिस का, डीएनए का कोई रोल नहीं था। आपके पास ये जो डार्विन का कॉन्सेप्ट है, इसको सिर्फ डार्विनिज्म कहते हैं। लेकिन डार्विन को जब कंबाइन किया गया, रिकंसाइल किया गया विद द मेंडलिज्म, जो मेंडल ने काम किया था, जो आपको जीन्स के बारे में बताया था, तो फिर वहां से आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट बना, दैट इज कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म। जो सिंपल डार्विनिज्म है उसे सिंथेसिस ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, और जो नियो डार्विनिज्म है उसे मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, या नियो डार्विनिज्म के नाम से जाना। यहाँ तक कोई सवाल है बच्चों, पूछ। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। डिसेंट मॉडिफिकेशन एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी सर, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा जी बेटे, ये जो डिसेंट्स होते हैं ना, ये आपके पास कहते हैं आने वाली नस्ल को। और हर आने वाली नस्ल जो होती है ना, वो अपने इंसेस्टर से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, जैसे आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो ना, तो आपके पेरेंट्स ने नहीं ये पढ़ी होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके दौर में इस तरह का सिस्टम ही अवेलेबल नहीं था। तो हर आने वाली नस्ल अपने प्रीवियस एंसेस्टर से मुख्तलिफ होती है, और वो मुख्तलिफ होने की बुनियादी वजह ड्यू टू द चेंज इन एन एनवायरनमेंट है। उस इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। क्योंकि जब एक नस्ल पैदा होगी, उसको एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, उस नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए हमें अपने अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा। अगर हम चेंज लाएंगे तो हम उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकेंगे, और अगर चेंज नहीं लाएंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जब हम चेंज लाएंगे तो हम एडजस्ट करेंगे, वो चेंज जो आप में आ जाएगा वो आपके एंसेस्टर्स में नहीं होगा। उसे कहते हैं डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन। फिर मैंने भी आपको कहा कि ये जो डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द नेचर, एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें कहीं पे भी जेनेटिक्स का या जीन्स का चक्कर नहीं था। लेकिन मेंडल ये कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी भी चेंज उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता जब तक उसके जीन्स के अंदर रीशफलिंग नहीं होती। तो फिर जीन, जेनेटिक्स अपनी जगह इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, और एनवायरनमेंट अपनी जगह। फिर ये जो एवोल्यूशनिस्ट थे, इन्होंने दोनों चीजों को कंबाइन किया, यानी माहौल के रोल को भी देखा और जीन्स के रोल को भी देखा, और इन दोनों को कंबाइंड करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म। और वो जो नियो डार्विनिज्म है, उसी को ही फिर आप मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, यानी द कॉन्सेप्ट विच इज फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ आपके पास जो है मॉडर्न डार्विनिज्म एज वेल एज मेंडलिज्म। जी ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई बात, यहां तक कोई और सवाल? ये जिस बच्चे ने पूछा नियो डार्विनिज्म क्या होता है, इससे क्लियर है? फिर एक लिस्ट आपने दी हुई थी, दैट विल बी, कि जी उसमें हमें एक थ्योरम पढ़ा दें, दैट इज कॉल्ड एज हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। अब ये हार्डी वेनबर्ग थ्योरम में तो सिंपली आपके पास जब तक कोई स्केच नहीं होगा या बोर्ड नहीं होगा, इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर जो है कैलकुलेशन है। बहरहाल मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ कि हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, हार्डी एंड वेनबर्ग। 1908 है, उसमें इन्होंने एक लॉ दिया था, और इस लॉ के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ ए जीन्स और अलील्स, टोटल नंबर ऑफ ए जीन और अलील्स इन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन सेम। और आपके पास अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फैक्टर एक्टेड अपॉन इट, यानी एक जानदार जो है उसके अंदर जितने टोटल जीन है या अलील है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है।
उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर असरअंदाज ना हो जाए, और वो एक्सटर्नल फैक्टर में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन शामिल नहीं है। आपके पास इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है मैथमेटिकली, वी कैन राइट डाउन दैट P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको खोलते हैं तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। ये P और Q जो हैं ये एक जीन के दो अलील हैं। एक को कैपिटल कर लें, एक को स्मॉल कर लें। वो जैसे हम कहते थे एक जीन है, जीन ए, उसके दो अलील होंगे, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। यहाँ उसने उन दो अलील्स को अलग अलग उसमें लिख दिया। दैट विल बी कॉल्ड एज, एक को P से लिख दिया और एक को Q से लिख दिया। तो जब P स्क्वायर बनेगा तो PP, यानी ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और जब Q स्क्वायर बनेगा तो QQ, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। +2 इसमें फार्मूले वाला आ जाएगा और आगे PQ जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करेगा, इज इक्वल टू 1। अब यकीनन ये जो जीन है जिसके ये दो अलील हैं P और Q, वो एक पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स के अंदर मौजूद है। आप उसको काउंट करें और काउंट करके उसकी परसेंटेज निकालें, परसेंटेज निकाल के इस फार्मूले में पुट करें। अगर तो उस जीन की फ्रीक्वेंसी इस 1 से डेविएट कर जाती है तो इसका मतलब है कि उस पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन हो रही है। और अगर आपके पास ये जो है डेविएट नहीं करती, एग्जैक्ट 1 के बराबर आती है, तो फिर इसका मतलब है कि उस पॉपुलेशन के अंदर, इस जीन के अंदर एवोल्यूशन नहीं हो रही। आपकी किताब में इस के बिल्कुल पीछे ही आपके पास एक टॉपिक दिया हुआ था। उसमें एक एग्जाम्पल कोट की गई है कि आपके पास एक प्लांट है, उसमें वो पॉपुलेशन पौधे जो हैं उनकी 500 है। वो पौधे फूल पैदा करते हैं। तो फूलों में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो आपके पास रेड कलर है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर वाइट कलर है, रेड के फूल हैं। और ये जो आपके पास रेड कलर है ये डोमिनेट करता है ओवर वाइट कलर। रेड जो है वो अब अगर डोमिनेट करता है तो रेड दो तरह का होगा, एक होमोजाइगस रेड होगा, एक हीट्रोजाइगस रेड होगा। इसमें वो आपको बताता है कि जनाब जो होमोजाइगस रेड था वो पौधे जो हैं वो 320 के करीब हैं। जो हीट्रोजाइगस रेड है वो पौधे 160 के करीब हैं। होमोजाइगस रेड के लिए आप कैपिटल ए लिखेंगे, हीट्रोजाइगस रेड के लिए आप कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखेंगे। और फिर होमोजाइगस, ये जो वाइट हैं, होमोजाइगस वाइट, उनके लिए आप स्मॉल ए लिखेंगे, और वो पौधे जो हैं वो 20 हैं। अब ये आपके पास डाटा बन रहा है। इसमें अगर आपके पास प्लांट्स 500 थे तो हर पौधे के अंदर एक जीन फ्लावर कलर का मौजूद है, चाहे वो रेड का है चाहे वाइट है, तो टोटल नंबर ऑफ जीन भी 500 हो जाएंगे फॉर फ्लावर कलर। और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ अलील निकालेंगे तो वो 1000 हो जाएंगे फॉर फ्लावर कलर। अब आपने सबसे पहले डोमिनेंट अलील कैलकुलेट करने थे, और डोमिनेंट अलील आपके पास दो सूरतों में पाया जाता है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर, या नंबर ऑफ अलील फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट रेड। आगे इज इक्वल टू का साइन डाल के लिखें कैपिटल ए, और फिर इज इक्वल टू का साइन डाल के यहाँ लगाएं 320 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्योंकि अलील काउंट कर रहे हैं ना, तो 320 पौधे ऐसे हैं जिनके पास जीन जो है वो होमोजाइगस रेड है, तो ये आ जाएगा 640। फिर इसके नीचे लिखें नंबर ऑफ अलील फॉर हीट्रोजाइगस रेड कलर। आगे लिखें इज इक्वल टू ए कैपिटल ए स्मॉल। फिर लिखें इज इक्वल टू, अब ये जो पौधे थे ये हमारे पास 160 थे, 160 इंटू, अब यहाँ 1 करेंगे क्योंकि हमने डोमिनेंट निकालना है, एक अलील डोमिनेंट है, ये आ जाएगा आपके पास 160। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो राउंड अबाउट ये टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील आ जाएंगे आपके पास 640 जमा 120 इज इक्वल टू 800। इसी तरह आप फिर निकालें नंबर ऑफ जो है अलील इन होमोजाइगस
रिसेसिव कंडीशन, वो आप निकालेंगे ए स्मॉल 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। और फिर नंबर ऑफ अलील ड्यूरिंग हीट्रोजाइगस रिसेसिव कंडीशन वो आप निकालेंगे, तो यहाँ फिर आप 160 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप यहाँ छोटा एक कंसिडर होगा। तो ये जब आप टोटल नंबर ऑफ रिसेसिव अलील निकाल लेंगे तो दिस विल बी 200। ठीक है जी। अब आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। तो इसका फार्मूला होगा ऑब्टेन्ड ओवर टोटल। आपके पास डोमिनेंट अलील 800 थे, ओवर करेंगे 1000, ये आ जाएगा तकरीबन आपके पास 0.8। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील अगर आपने निकालनी है तो फिर आप क्या करेंगे 20 ओवर 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालनी है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। अब पी की वैल्यू जो डोमिनेंट अलील थे वो आपके पास आ गया, या ए जो है वो आपके पास आ गया 0.8, और जो स्मॉल ए है वो आपके पास आ गया 0.2। फार्मूला क्या था, ए कैपिटल प्लस स्मॉल ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर ए कैपिटल का स्क्वायर प्लस ए स्मॉल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 ए कैपिटल 2 ए स्मॉल इज इक्वल टू 1। इसमें पुट करें तो देखें ये आपके पास आंसर जो 1 के बराबर आएगा। इट मीन्स दैट कि इस पॉपुलेशन में जो आपको गिवन है इसमें फ्लावर्स के अंदर कलर के अंदर एवोल्यूशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। जीन फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी, जब इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स असरअंदाज होंगे, डेफिनेशन में आपने कहा। और वो फैक्टर्स क्या थे, वो फैक्टर्स आपके पास टेबल में लिखे हुए थे। नंबर 1 म्यूटेशन, अगर आपके पास डीएनए का या न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। माइग्रेशन, अगर एक ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन को छोड़ के किसी दूसरी पॉपुलेशन में चला जाए या किसी दूसरी पॉपुलेशन को छोड़ के आपकी पॉपुलेशन में आ जाए। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, हमें पता है कि आपके पास जो जीन होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर इनका लोकस फिक्स हो जाता है। अगर आपके पास ये जो जीन है इसका लोकस बाय चांस चेंज हो जाए, चेंज इन द लोकस ऑफ ए जीन बाय चांस, तो उसे आप क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। नॉन रैंडम मीटिंग है, सिलेक्शन दो तरह की होती है, एक आपके पास नेचुरल सिलेक्शन है और एक आपके पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास एवोल्यूशन बायस का बायस बन सकती हैं। वेलस की कंट्रीब्यूशन का एक सवाल आया हुआ है, इसमें वो बच्चे ने पूछा, तो उसमें जनाब वेलस साहब ने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। इसने एक सिंपल पेपर लिखा था कि जनाब एवोल्यूशन के बारे में, और वो तकरीबन सारी फाइंडिंग्स वही थी जो डार्विन की थी। तो इसने वो डार्विन के काफ़ी अरसे के बाद उसकी डेथ कह रहा हूँ, डार्विन की रिसर्च के काफ़ी अरसे के बाद इसने एक पेपर लिखा था और फिर उसने कहा था कि देखें आपकी फाइंडिंग ये थी, मेरी फाइंडिंग ऐसी है, तो इनको ज़रा कंपेयर करें। तो वो तकरीबन डार्विन की फाइंडिंग के साथ साथ जो थी वो मिलती जुलती। जी, और एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? हेलो, कोई सवाल नहीं है? नो सर। सर क्वेश्चन पूछे हुए हैं सर, यहाँ पे जी, मेन सेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें पूछे हुए क्वेश्चन मेन सेशन में सर। मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अच्छा, endangered species, the species which have the fear to become extinct, the species which have the fear to become extinct is called as endangered species. इसकी एग्जांपल आप लिख लें, पांडा। ठीक है जी। और नीचे लिखा हुआ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, द स्पीशीज विच आर नॉट प्रेजेंट येट टुडे, ऐसी स्पीशीज जो आज मौजूद नहीं है। ओनली देयर फॉसिलाइज रिकॉर्ड इज अवेलेबल, सिर्फ उनका फॉसिलाइज रिकॉर्ड अवेलेबल है। दो स्पीशीज आर कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। डायनासोर्स की बात कर लें, ठीक है जी। और फिर आपके पास
इंडेंजर्ड की एग्जांपल्स जो है ना, ये आपके पास पेज नंबर जो आखिरी पेज था मेरे ख्याल उसके ऊपर दी गई है। उसमें चीयर फिजेंट है, क्रोकोडाइल है, इंडस डॉल्फिन है, मार्बल टेल है, ये सारी इंडेंजर्ड है और एक्सटिंक्ट जो खत्म हो गई, जिनके सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं। थ्रेटेंड क्या होती है? दो स्पीशीज विच हैव द फियर टू बिकम इंडेंजर्ड, जिनको ये खतरा हो गया हम इंडेंजर्ड हो जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज थ्रेटेंड स्पीशीज। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खतरा पड़ जाता है कि यार अब चेंज आ रहा है और हमारी तादाद कहीं कम ही ना हो जाए। एवरी स्पीशीज इन दिस यूनिवर्स इज थ्रेटेंड स्पीशीज इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी। कंपैरेटिव एनाटॉमी का पूछा गया। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है कि इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, उसको आप स्टडी करते हैं। ठीक हो गया जी। दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करना, जैसे आप होमोलोगस ऑर्गन में देखते हैं कि ह्यूमन आर्म है या आर्म ऑफ मंकी है, या आपके पास फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स है, या आपके पास फ्लिपर ऑफ व्हेल है। इसका कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब है कि इसके इन चीज़ों के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स है उनका मुतालिया करें। तो आप देखते हैं ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है कि आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर इंटरनली सेम है और फंक्शनली जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव एनाटॉमी। और कौन सा सवाल है हुज़ैफा? ये जो मुझे नजर आ रहे हैं वो तो मैंने तकरीबन एक्सप्लेन कर दिए जी। जी सर यही है। सर एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था हार्डी विनबर्ग थ्योरम, तो उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी भी लिखना है? जी सब लिखना है। उसमें एग्जाम्पल भी आपने लिखनी है और बच्चे कहते हैं हमें एग्जाम्पल का पता ही नहीं है, तो थ्योरम के से पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन की है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है सर। ठीक है। ये मैं नीट करके ना ये सारा डाटा डाटा बना के तो एक दो दिन में ना ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। पीआईसी में और अटैच कर सर दूंगा, ये लॉ लिख के अटैच कर दूंगा और अटैच करके जो है ना फिर आप उस वहां से देख लीजिएगा जी। सर एक बार नॉर्मल हेल्थ और डिजीज और नॉर्मल हेल्थ का शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसमें हम जी सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जांपल आएगी बस? जी। यही सवाल जो आपकी लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, यही नॉर्मल हेल्थ और डिजीज में यही लॉन्ग है, यही शॉर्ट है। ठीक है सर। लॉन्ग में जरा बड़ा बड़ा करके लिख देंगे, शॉर्ट में जरा छोटा छोटा करके लिख देंगे, लेकिन ये लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है जी। ठीक है सर। और कोई सर आज सवाल? टेस्ट है सर 27 चैप्टर का। जी जी पता है मुझे। सर वो 4 बजे के बाद ले लें क्योंकि सर केमिस्ट्री और इंग्लिश की क्लास भी है। सर जी 4 बजे के बाद ले लेंगे जी। और बताएं? शाम को ले लेंगे। और बताएं? ठीक है। चलो जी सर। खुदा हाफिज। जीतते रहो। गॉड अल्लाह हाफ़िज़ सर। ब्लेस। यार दिल भी नहीं कर रहा टेस्ट देने का।